सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो आज का हमारा रैपिड न्यूज़ एनालिसिस का लेक्चर रहेगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे 24 अक्टूबर के द हिंदू में क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है फॉर आवर एग्जाम पर्सपेक्टिव। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा द हिंदू का फ्रंट पेज रहेगा जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ है। इसमें हुआ ये है कि अभी है ना ऐसी चीज़ की मीटिंग हुई है जिसकी पूरी दुनिया की नज़र है इस पर। तो क्या है वो मीटिंग? वो आपके ब्रिक्स का 16th समिट है अभी, जो कि आपका कजान शहर है रशिया का, वहाँ पे हो रहा है, अभी हेल्ड है, मीटिंग चल रही है। तो यहाँ पे खास बात ये देखी जा रही है कि जो आप देख रहे हो तीनों पर्सनालिटीज़ को वन ऑफ द सुपर मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और सुपर पावर में काउंट होते हैं तीनों नेशन के। जो ये पीएम है आपके मोदी जी हैं अपने, पुतिन है, और आपके चाइना के हैं जिनपिंग जी। तो ये क्यों खास हो जाती है मीटिंग? देखा जाए तो यहाँ पे रशिया से तो एक्सपेक्टेशन थी इंडिया की मीटिंग होने की, मोदी जी की पुतिन से। पर खास बात ये हुई है कि यहाँ पे ना जिनपिंग जी से भी मीटिंग हो गई है। क्यों खास बात है? क्योंकि ये चीज़ आपके ना 5 साल बाद देखी जा रही है। चीज़ आप देखोगे ना, फॉर्मल मीटिंग आपकी बायलैटरल ट्रेड्स पे जिन पर डिस्कशन हुआ है, तो आपके इंडिया चाइना में वो आपके 5 साल बाद देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये मैटर अभी है ना ऐसा अच्छा इसलिए हो जाता है कि जो आपका रशिया है ना, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट चाहता है इंडिया और चाइना का फॉर काउंटरिंग द वेस्टर्न पावर का जो इन्फ्लुएंस है ना, जिसकी वजह से उसको पूरा, जैसे आप देखोगे स्विफ्ट वाला जो प्लेटफॉर्म था उससे भी रशिया को बाहर कर दिया था, और आपका देखा जाए तो साइडलाइन करता जा रहा है वेस्ट पूरे रशिया को। तो कहीं ना कहीं वो इंडिया और चाइना का आपका साथ चाहता है उसके लिए। तो ये हुआ है। तो अभी देखा गया था कि कुछ समय पहले भी एक आर्टिकल आया था जिसमें डिस्कशन हुआ था कि चाइना भी कहीं ना कहीं चाहता है कि जो आपका 2020 वाला जो स्टेटस था हमारा, आपका बॉर्डर के लेके, बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके, वो उसी पे आना चाहते हैं, उसी के रिलेटेड ये डिस्कशन भी होता है। तो अभी इसके फर्दर डेवलपमेंट यही हुई है। तो इसमें भी डिस्कशन में ये हुआ, 3 मेन पॉइंट अभी सामने आए। एक तो डिस्कशन हुआ, ये खास बात हो इस मीटिंग के लिए। और सेकंड पॉइंट ये है कि हमने अभी बात करा कि हम चाइना और इंडिया अपना जो डिस्प्यूट बॉर्डर है ना, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वो अभी बोला गया है कि एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव आपका डिस्कशन ग्रुप हेल्ड करा जाएगा। दोनों कंट्री भेजेंगे अपने अपने जो लोग हैं, तो वो एक कुछ अच्छा फ्रूटफुल डिस्कशन होएगा जिसमें आपका कुछ अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। तो वो सब बात है। बाकी हम कोशिश ये करेंगे, जो हमारा इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है ना, जो एलएसी में कन्वर्ट हो चुका है, उसको हम कोशिश करेंगे जो है ना नॉर्मल इंटरनेशनल बॉर्डर की तरह ट्रीट होए, वो हम चाह रहे हैं। तो उसमें डिस्कशन में ये बात हुई है। खास बात ये भी हो जाती है कि जो यूजुअली ब्रिक्स है ना, पहले भी हुआ करता था, पर उसमें जो मीटिंग थी ना आपकी, लगभग है ना 15 से 20 मिनट चला करती थी। किसी कंट्री से अगर डिस्कशन कर रहे हैं इंडिया, पर इसमें खास बात ये है कि इंडिया चाइना का जो डिस्कशन है ना, वो आपका लगभग है ना 15 मिनट्स के आसपास चला है। तो ज़रूरी ये हुआ है कि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन ही हुआ होगा, कुछ अच्छा ही निकल जाएगा। तो अभी देखते हैं फर्दर डेवलपमेंट क्या रहेगी, वो हम आगे आगे आर्टिकल आपका डिस्कस कर लेंगे। इसके ऊपर कल एक एक्सप्लेन वीडियो भी आने वाली है, तो प्लीज़ आप उसको देख सकते हैं जाके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा इंडेक्स रहेगा, इसमें हम क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो ये है, तो इसमें ये फर्स्ट न्यूज़ हमारी होती है मलेरिया। तो मलेरिया से रिलेटेड अभी ये हुआ है कि WHO ने इजिप्ट को एज अ नेशन फ्री बोल दिया है, मलेरिया नेशन बोल दिया कि मलेरिया फ्री नेशन हो गया इजिप्ट। सेकंड आपका उसमें डिस्कस करेंगे, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि मलेरिया एज अ डिसीज़ क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, प्रिकॉशन क्या, वो हम देखेंगे। देन आपका सेकंड हो जाता है साइक्लोन डायना। ये आपका अभी उड़ीसा के ट्रॉपिकल साइक्लोन हिट हुआ है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। देन आपका आता है स्पेडेक्स क्या है, इसरो का प्रोग्राम है जो, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि है क्या ये स्पेडेक्स प्रोग्राम। देन फोर्थ आपका होता है अभी इकोनॉमिक फ्रीडम वर्ल्ड रिपोर्ट जारी कर दी गई है, उसमें इंडिया की क्या पोजीशन हेल्ड हुई है, वो हम डिस्कस करेंगे, और क्या होता है इस रिपोर्ट में वो हम देखेंगे। देन आपका लास्ट एक आर्टिकल आया था हिंदू में साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, कि कितना नुकसान हो रहा है साइबर अटैक की वजह से इंडिया को, तो वो हम देखेंगे। उसमें क्या क्या आपके कॉन्सिक्वेंसेज है साइबर सिक्योरिटी के, तो वो हम देखेंगे, और इंडिया अभी क्या इनिशिएटिव ले चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट आर्टिकल रहेगा मलेरिया से रिलेटेड। तो मलेरिया से रिलेटेड जैसे मैंने बताया था आपको, न्यूज़ क्या थी कि WHO ने इजिप्ट को एज अ मलेरिया फ्री घोषित कर दिया, एज अ मलेरिया फ्री कंट्री। तो हम देखते हैं, इसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एज अ मलेरिया है क्या डिसीज़। तो मलेरिया की बात करें तो ये आपका एक्यूट फेब्रिल इलनेस होता है, जिसका रीज़न होता है आपका पैरासाइट्स। जो पैरासाइट्स होते हैं उससे होती है वाली बीमारी। वो किसके स्प्रेड की वजह से फैलती है? आपका जो मच्छर होते हैं ना, वो एक तरह से मीडियम का काम करते हैं इस पैरासाइट को फैलाने में। तो वो मस्कीटो होते हैं आपका फीमेल एनोफोलिस मस्कीटो, वही सेम डेंगू वाली मस्कीटो है ये। बेसिकली आपके ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ज़्यादा पाया जाता है। एनटीडी बोलते हैं इस डिजीज़ को आपका, ठीक है। ट्रॉपिकल डिसीज़ में काउंट होता है आपका, ठीक है। और होता क्या मलेरिया के बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कशन के बारे में बात करें तो आपका ये एक तो ये डिस्कशन है कि इसके लिए आपके जो सब मैक्सिमम केसेस दिखे ना, वो आपका अफ्रीका में ही पाए जाते हैं 95%। तो इजिप्ट के लिए एक थोड़ा अचीवमेंट हो जाती है कि अफ्रीकन कंट्रीज़ होते हुए भी उन्होंने इसको 0 कर दिया है। देन लगभग 6 लाख के आसपास, 6,19,000 के आसपास डेथ होगी 2021 में इसकी वजह से। सिम्टम अब आगे हम डिस्कस भी करेंगे।
ट्रांसमिशन की बात करें तो ये कंटेजियस नहीं है, मतलब फैलता नहीं है। एज ए नॉर्मल आप कोई पर्सन को हो रखा है तो ये नहीं होगा उसके टच से दूसरे पर्सन को भी फैल जाए। ये बेसिकली आपके मच्छर के बाइट से ही फैलता है, जो कि है फीमेल एनोफिलिस मस्किटो होती है। देन इसमें 5 स्पीशीज ऑफ पैरासाइट्स होते हैं, जिसमें से आपके उसके अलावा 2 होते हैं। 2 आपके प्लाज्मोडियम एल्सीमेरम और आपका प्लाज्मोडियम विवेक्स, जो मेजरली प्रेवलेंट होते हैं इस डिसीज़ के लिए। सिम्टम्स की बात करें तो आपके मेजर सिम्टम इसमें वही सेम जो डेंगू में होते हैं, वही इसमें सेम सिम्टम होते हैं। हेडेक होता है आपका, थकान होती है, चक्कर आने जैसा होता है, उल्टी होने का चांस रहता है, जाना आपका मसल सोरनेस होती है, बुखार आता है और ठंड लगती है। जिसके सिम्टम है वो आपके ना 10 से 15 दिन में आपको शो करने लगते हैं मच्छर के बाइट करने के बाद। ठीक है, मेजरली ये जो चीज़ें जो इसके सिम्टम है ये देखे जाते हैं, वो बताया इन्होंने। देन आपका बता रखा है कि जो एंडेमिक एरियाज़ है ना वो इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं, तो हो सकता है कि वो कोई सिम्टम ना शो करे एट द फर्स्ट इंस्टेंस। थोड़ा प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की बात करें तो ये आपका देखा जाए तो वेक्टर-बोर्न डिसीज़ है, मतलब मच्छर की वजह से फैल रहा है, तो हम क्यों ना उस रीजन को ही हटा दें जो जिस वजह से फैल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं बेसिकली उन मच्छर का, जो आपका मच्छरों का प्रकोप है उनको कम करने के लिए बेसिक जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है वो हम कर सकते हैं कि फुल स्लीव की शर्ट पहने, पानी इकट्ठा ना होने दे, आपका ओडोमोस का यूज़ करें और ऑल आउट जैसी चीज़ों का घर में यूज़ करें, ताकि इनका मच्छर हो ही ना पैदा, और पैदा भी हो तो आपको काटना पाए। ट्रीटमेंट की बात करें तो इट इज़ प्रिवेंटेबल एंड क्योरेबल है। इसके लिए जो आपकी प्रिकॉशन आपके जो दवाइयाँ वो सब उपलब्ध है मार्केट में। आपका अर्ली डायग्नोस और ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, जिसकी वजह से आपका डिसीज़ को और डेथ होने के कारण आपका चांसेस कम हो जाते हैं। थोड़ा सा आप देख सकते हो इसमें डिस्कशन बता रखा है इसमें कि सिम्टम मैंने बताई दिए थे आपको, ये आपके तरीके हैं कि कैसे आप ख़त्म कर सकते हैं। 2022 का डेटा इसमें बताया गया था कि 30% रिडक्शन हुआ है केसेस में, और आपका रिपोर्ट के बारे में बात करें तो 1% आपका जो केसेस हैं वो इंडिया से आते हैं। इससे ग्लोबली बात करें तो 5 मिलियन आपके एडिशनली ऐड हो जाते हैं जिस ठीक है। नॉर्मल आपको बता रखा है नाइजीरिया में सबसे ज़्यादा केसेस देखे जाते हैं इसके यूजुअली। ठीक है, देन हमारी नेक्स्ट न्यूज़ थी साइक्लोन डाना से रिलेटेड। साइक्लोन डाना अभी रिसेंटली उड़ीसा के हमारे तट पे हिट करा है। ये आपका हिंदू का ही आर्टिकल है, इसमें बात करी गई है कि इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हुई है हमें। तो इसकी वजह से करीब करीब 10 लाख लोगों को डिस्प्लेस कर दिया गया है वहाँ पे जहाँ पे हिट करा, आप देख सकते हैं। ठीक है, देन थोड़ा सा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि एज अ साइक्लोन होता क्या। तो ये अपना ट्रॉपिकल साइक्लोन था। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे 2 तरीके के साइक्लोन होते हैं, वो भी हम आगे बताएंगे आपको। ये इसका पाथ था। ठीक है, व्हाट इज़ अ साइक्लोन। तो साइक्लोन के बारे में जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एज अ साइक्लोन है क्या चीज़। तो साइक्लोन इज़ अ रैपिड इनवर्ड सर्कुलेशन ऑफ एयर। ठीक है, जहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और आपका सर्कुलेशन ऑफ एयर इनवर्ड की तरफ हो जाता है। कहाँ पे आपका एंटी क्लॉक, तो वो आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर होता है, अर्थ है जैसे, तो उसका जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में उसका सर्कुलेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज रहता है, और आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में आपका क्लॉकवाइज रहता है। ठीक है, इसकी कंडीशन है, क्राइटेरिया बोल सकते हो। और आपका इसमें वायलेंट स्टॉर्म देखे जाते हैं बैड वेदर के साथ। ये आपका जो साइक्लोन वर्ड आपका ग्रीक से लिया गया है, जिसमें साइक्लोस का मीनिंग आपका कॉइल ऑफ स्नेक्स होता है, क्योंकि देखा जाए तो स्नेक्स की तरह देखा होगा आपने, ऐसे ऐसे फॉर्म होता है। ठीक है, ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में बोला है, ये सब नॉर्मल चीज़ें आपके लिए। देन आप टाइप्स ऑफ साइक्लोन की बात कर लेते हैं। इसमें 2 तरीके के साइक्लोन है आपके। फर्स्ट होता है ट्रॉपिकल और सेकंड होता है आपका एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, या टेम्परेट भी बोलते हैं जिसको। ठीक है, टेम्परेट भी बोलते हैं, मिडल लैटिट्यूड भी बोलते हैं, फ्रंटल साइक्लोन भी बोलते हैं। ट्रॉपिकल में क्या होता है बेसिकली, आपके ये वाले साइक्लोन आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के रीजन में देखे जाते हैं। और आपका एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो सेकंड वाला टाइप है वो आपका टेम्परेट जोन में देखा जाता है, या फिर हाई लैटिट्यूड रीजन या आपका पोलर रीजन में बेसिकली देखा जाता है। ये आप देख सकते हैं, उसका एक एग्जाम डायग्राम दे रखा है, जिसमें आपका बीच वाला एरिया आपका आई कहलाता है, जिसमें वार्म एयर होती है, और बाहर वाला एरिया आपके जहाँ से सबसाइड होती है एयर, डिसेंड होती है कूल एयर। देन आपका आई बॉल होती है, यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज बता रखा है। अगर क्लॉकवाइज होगा तो साउदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे नीचे लो प्रेशर क्रिएट होना चाहिए, और वाटर इसको कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड होना चाहिए। इसकी कंडीशन होती है साइक्लोन की, ट्रॉपिकल वाले की। इसके बारे में थोड़ा सा इन्होंने डेफिनेशन और थोड़ा सा ब्रीफ में बता रखा है कि जो बीच वाला एरिया होता है उसको आई बोला जाता है। वार्म टेम्परेचर, लो प्रेशर इसकी कंडीशन होती है, और आपका हाई विंड देखी जाती है और हैवी रेन देखी जाती है इसमें। बाकी इसमें थोड़ा सा वो कर रखा है, नाम के लिए थोड़ा सेग्रीगेशन कर रखा है कि जो नॉर्थ अटलांटिक वाले या ईस्टर्न पैसिफिक में बनता है उसको आपका हरिकेन बोला जाता है। सदर्न ईस्ट एशिया और चाइना वाले रीजन में उसको टाइफून बोला जाता है, सेम ट्रॉपिकल साइक्लोन को। देन आपका अगर पैसिफिक और इंडियन ओशन वाला रीजन है तो वहाँ पे आप इसका विली विली ये बोला जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। और आपका ऑस्ट्रेलिया वाले एरिया में इसको विली विली बोला जाता है। तो क्वेश्चन भी आता है एक एग्जाम में। ठीक है,
वही बता रखा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका काउंटर क्लॉकवाइज होता है, सदर्न में आपका क्लॉकवाइज होता है। ये बता रखा है इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, जैसे अगर बहुत ज़्यादा हीटिंग हो जाती है, हीटिंग की वजह से आपका वाटर इवेपोरेट होता है और नीचे आपका कोल्ड एयर डिसेंट होने लग जाती है, जिसकी वजह से लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट होने लगती है और वो सर्कुलेशन में आ जाती है, जिसकी वजह से स्पीड इंक्रीज हो जाती है विंड की और साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाता है वो। ठीक है, इसका थोड़ा सा जो नाम आप जैसे नाम जो दे रखा है वो कहाँ से पड़ता है, उसके पीछे भी एक रीज़न होते हैं। कंट्री को अलॉट किया जाता है, कुछ कंट्री जो होती है पास्टल कोस्टल कंट्रीज होती है, उनके पास ये नेमिंग के लिए सर्कुलेट होता है एनुअली, मतलब टर्न टू टर्न चेंज होता रहता है। थोड़ा सा इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, जो आपका नाम जो भी आप चूज़ करो एक तो न्यूट्रल होना चाहिए, कोई भी पॉलिटिकल या फिर पॉलिटिक्स फिगर से या रिलीजियस बिलीव या कल्चर या जेंडर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। और आपका जो नाम आप चूज़ करोगे वो किसी के आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करे, किसी भी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को ऑल ओवर द ग्लोब। आपका वो नाम है आपका रूड नहीं होना चाहिए या फिर क्रूल नहीं होना चाहिए नेचर में, ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए, इट शुड बी शॉर्ट और इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए। मैक्सिमम लेंथ उसकी वर्ड की आपकी 8 लेटर हो सकती है। प्रोनाउंसिएशन और वॉइस ओवर आपको प्रोवाइड करना है जो भी आप नाम उसका रखते हो, सब बेसिक चीज़ है। ठीक है, देन हमारी एक नेक्स्ट न्यूज़ थी जिसमें बात करी गई थी स्पेडएक्स से। तो स्पेडएक्स है क्या, स्पेडएक्स की फुल फॉर्म है आपका स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। होता क्या है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, अभी इसके लिए इसरो ने एक आपका फर्दर अभी फॉरवर्ड आपका करा है एक प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें बेसिकली 2 टाइप ऑफ व्हीकल होते हैं। क्या होता है, एक का नाम होता है आपका चेजर और दूसरे का नाम होता है टारगेट। तो ये चेजर हो गया, ये टारगेट हो गया, मतलब थोड़ा सा देख सकते हैं आप, जैसे ये कोई सा एक चेजर और एक टारगेट होता है। तो इसमें क्या होता है, आपके 2 व्हीकल हैं, वो एक साथ आते हैं और आपके कनेक्ट हो जाते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है कि उसकी वजह से आप है ना, जो डॉकिंग सिस्टम अलाउ टू कनेक्ट इन ऑर्बिट इनेबलिंग क्रिटिकल ऑपरेशन, असेंबल स्पेस स्टेशन, रिफ्यूलिंग और ट्रांसफरिंग एस्ट्रोनॉट्स एंड कार्गो। तो एक आपके शिप से आप दूसरी जगह तक आप रिफ्यूलिंग में हेल्प ले सकते हो, या स्पेस स्टेशन पर मूव करना है एस्ट्रोनॉट को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, या फिर कार्गो सामान भेजना है, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे इस एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, तो इट इज़ वन ऑफ द आपका इसरो का मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टेप रहेगा टुवर्ड्स द ऑटोनोमस डॉकिंग टेक्नोलॉजी। थोड़ा इसके बारे में और बात करें तो ये आपका क्यों ये आपका है ना, ये आपका जो ये मिशन है आपका स्पेस क्राफ्ट को, कंबाइंड स्पेस क्राफ्ट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से डॉकिंग करना आसान हो जाएगा, स्मूथ ऑपरेशन फॉर फ्यूचर मिशंस हो जाएगा। देन आपका बात करें तो ये आपका इंडिजीनियस होगा, स्केलेबल, आपका कॉस्ट इफेक्टिव डॉकिंग टेक्नोलॉजी है। इंडिया खुद बना रहा है ना, इंडिजीनियसली क्रिएट होगी क्योंकि इसरो बना रहा है। देन ये एक्सपेरिमेंट आपका इन्वॉल्व करेगा तो स्पेस क्राफ्ट को, जिसमें नेविगेशन कंट्रोल कैपेबिलिटी, ताकि फ्यूचर मिशन के लिए हेल्प कर सके। ये सब बेसिक चीज़ें आपका ये सब ठीक है बता रखा है। इन्फो की बात करें, मतलब ये चीज़ ऐसा नहीं है कि इसरो पहली बार कर रहा है या इसरो पहला ऐसा करना है, नहीं, ये पहले चीज़ भी हो चुकी है। कोल्ड वॉर और सोवियत यूनियन ने कर चुके हैं उस टाइम में, आपका 1967 में सोवियत ये चीज़ कर चुका है। इसका नाम था आपका कॉस्मोस 186 और आपका कॉस्मोस 188, जो कि फर्स्ट फुली ऑटोमेटेड डॉकिंग था बिटवीन 2 अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट, जिसने आगे फॉरवर्ड रास्ता दिखाया था। फ्यूचर में ऐसा कुछ अगर कोई करना चाहता है तो वो कर सकता है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये आपके इंडिया को लॉन्ग टर्म स्पेस एक्सप्लोरेशन गोल के लिए हेल्प करेगा और आपका मैंड स्पेस फ्लाइट मिशन में भी हेल्प करेगा। आपका सेटेलाइट मेंटेनेंस और फ्यूचर स्पेस स्टेशन कंस्ट्रक्शन में आपको मदद करेगा फॉर फ्यूचर। देख सकते हैं आप इसमें थोड़ा सा ये इस टेबल के थ्रू, चार्ट के थ्रू बता रखा है कि इसमें 2 स्पेस क्राफ्ट इन्वॉल्व होंगे। ऑब्जेक्टिव क्या आएगा आपका, 2 ऑटोनोमस जो रॉकेट है वो डॉकिंग कर सके आपके शिप्स। कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब बेसिक चीज़ें बता रखी है। इसका मिशन बता रखा है, इज़ अ कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव फॉर द बाय द इसरो है। ठीक है, वी स्टैंड फॉर ये बेसिक चीज़ें हैं, जिसमें 2 स्पेसक्राफ्ट आपके एडवांस टेक्नोलॉजी और ऑर्बिट इंफॉर्मेशन फ्लाइंग इन सब चीज़ों पे फोकस करके एक मिशन को अंजाम देंगे। देन आपकी आईएसएस के बारे में बेसिक बात कर लेते हैं कि आईएसएस होता क्या है। जैसे आईएसएस है ना आपका स्पेस स्टेशन, उससे जो नॉर्मल आपकी सैटेलाइट शिप्स होगी वो जाके कनेक्ट कर जाएगी। तो यहाँ से एस्ट्रोनॉट इधर जा सकते हैं, रिफ्यूलिंग करनी है रिफ्यूलिंग कर सकते हैं, कार्गो भेजना है कार्गो भेज सकते हैं। तो इंडिया अभी कह रहा है कि 2035 तक वो अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा, जिसका नाम होगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। देखते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आ रखा था, ये इस पर बात करी गई थी कि ना जो आपकी इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट है वो लॉन्च कर दी गई है। ठीक है, किसने लॉन्च करी है, आपका फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन इन केस आ सकता है। इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्या की पॉइंट्स इसमें आए हैं। तो थोड़ा सा पहले तो इसके रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं, किस बारे में बात करता है। तो ये आपका बात करता है आपका जो 165 नेशन इसमें इन्वॉल्व है, उसमें कैसी चॉइसेस है उनके पास इकोनॉमिक टर्म्स में। तो वो आपका इंडेक्स ऑफ आपका इकोनॉमिक फ्रीडम बताता है। अगर वो किसी चीज़ जैसे माने जाए कि पर्सनल चॉइस है उनके पास किसी चीज़ को सिलेक्ट करने की, आपका वॉलंटरी एक्सचेंज है, फ्रीडम टू एंटर मार्केट्स है, कम्पीट कर सकते हैं,
आपका सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन और प्राइवेट ओन्ड प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो कंट्री उतने ही इकोनॉमिक चॉइसेस आपको ऑप्शन अवेलेबल करा रही है, तो दैट्स गुड फॉर अ कंट्री। रैंकिंग की बात करें तो यहाँ पे अभी फर्स्ट आपका हांगकॉन्ग है, आपको पता होना चाहिए। सेकंड आपका सिंगापुर है, देन स्विट्जरलैंड है, जैसे फर्दर है यूएसए आपका 5th नंबर पे है। बात हो जाती है इंडिया, इंडिया आपका 84th नंबर पे है। आपका नेपाल 86 पे, जो अपने नेबरिंग कंट्रीज़ है वो भी पीछे है हमसे, तो 86 पे नेपाल है, भूटान 90, चाइना तक भी आपके पीछे है इस केस में इकोनॉमिक फ्रीडम के मामले में। 104th नंबर पे आता है, श्रीलंका आपका 123 पे, ये आपके पाकिस्तान देख सकते हो 134 पे। तो हम कहीं ना कहीं अपने जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उनके मामले में हमने टॉप करा है, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ है हमारे जो भी, ठीक है। एंड थोड़ा सा फ्रेजर इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इट इज़ अ नॉन पार्टीशन इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, ठीक है, किसी पे डिपेंड नहीं करता। ये क्या करता है, ये आपका देखा जाए तो स्टडी करता है, प्रमोट करता है फॉर इकोनॉमिक फ्रीडम, प्रॉस्पेरिटी एंड ह्यूमन वेलबींग ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसका काम है, ठीक है, आप समझ रहे हो, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। देन हमारा आज का लास्ट आर्टिकल है, ये हिंदू में आया था, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। इसमें बात करी गई थी कि जो हमारे साइबर फ्रॉड है ना, उनकी वजह से इंडिया एज अ नेशन पूरा है ना 0.6% ऑफ जीडीपी का लॉस हो रहा है। तो 0.6 लगभग आपका हो गया 1.2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है बेमतलब में, बिकॉज ऑफ द साइबर फ्रॉड्स। तो उसी से रिलेटेड आर्टिकल था, हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करें तो ये चीज़ क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसे है ना अटैक हमारे पास बहुत हो चुके हैं। फर्स्ट टाइम हुआ था हमारा, इससे पहले हुआ था भी रिसेंटली हुआ था एम्स पे। एम्स में क्या होता है, डाटा रिलेटेड जो होता है ना, डाटा बहुत कम, बहुत आपकी आजकल 5th पिलर बोलना जाने लग गया है इसको। तो इसके अंदर एम्स पे अटैक हुआ था, जिसमें लगभग 40 मिलियन जो हेल्थ रिकॉर्ड थे वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए थे। ये आपका 2 हफ्ते तक चला था इसको काउंटर करने के लिए। सेकंड आपका आया था अभी एक रानसमवेयर ग्रुप था, ब्लैक कैट जिसका नाम था, जिसने आपकी सोलर इंडस्ट्री लिमिटेड जो अपनी इंडिया की कंपनी है उसको आपका वो कर दिया था, हैक कर लिया था या फिर अटैक कर दिया था, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एम्युनिशन की एक ब्रांच है, ठीक है, जिसके अंदर 2 टेराबाइट का डाटा भी लॉस हो गया था, ठीक है। देन ऐसे सब इंसिडेंट है ना कहीं साइबर सिक्योरिटी मेजर को हमें कोशिश करनी है टैकल करने की, ताकि फ्यूचर में ना हो। चैलेंज की बात करें तो ऐसा क्यों है, मतलब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, रीज़न इसके हो जाते हैं। एक तो ये जो काफ़ी हमें ना कॉस्टली पड़ जाता है, जो 75% ऑफ की जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है उसने कहीं ना कहीं अटैक फेस करे ही करे, जिसकी वजह से लगभग आपका 35 करोड़ का नुकसान तो अब तक वो झेल चुके ही होंगे। रीज़न आपके हो जाते हैं, एक तो फिजिकल और डिजिटल रिलायंस के बारे में बात करें तो भाई क्रिटिकल स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इंडिया में भी डेवलप नहीं है इस चीज़ को सिक्योर करने के लिए। देन आपका इंडस्ट्री है, सिक्योरिटी है, जो कहीं ना कन्फ्लिक्ट देख रही है यूक्रेन जैसी जगह में भी, वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी इन चीज़ों को फेस कर रहा है। वहाँ पे आपके वॉरहेड्स है, रडार है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस है, दे हैव बीन मतलब हैक उनको जीपीएस जैमिंग के थ्रू हैक करा हुआ है कभी ना कभी। थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे तो हमने क्या प्रिपेयर करी है फॉर टैकलिंग दैम। तो हमने सर्टेन जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो इन चीज़ों को हैंडल करती है, तो उसने कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड कर रखी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए टू कंप्लाई विद देयर जो भी गाइडलाइन वो देती है, तो वो बात कर रखी है। तो देयर इज़ अ एक्यूट स्कैरसिटी ऑफ, आपका रीज़न क्या है यहाँ पे, ये है कि हमें ना स्कैरसिटी है आपके साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की इंडिया में, जिसकी वजह से लगातार हमें ऐसे अटैक्स का झेलना पड़ता है। देन हमारा है ना कहीं इसमें ना प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट कम है, तो सारा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके प्रेशर आपका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे आ जाता है। तो वो एक रीज़न तो ये है कि आपका स्कैरसिटी, और सेकंड आपका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट कम है, आपका प्राइवेट का गवर्नमेंट के लिए। तो वही बता हुआ है कि प्राइवेट सिक्योरिटी पार्टिसिपेशन रिमेन्स लिमिटेड, तो वी हैव टू टेक नेसेसरी आपका स्टेप्स टू काउंटर देम, ठीक है। इनिशिएटिव्स की बात करें ग्लोबल लेवल पे काफ़ी सारे इनिशिएटिव है, जैसे यहाँ पे आपका बुडापेस्ट कन्वेंशन और साइबर क्राइम है। यहाँ से जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो बुडापेस्ट कन्वेंशन है वो किससे रिलेटेड बात करती है, तो यहाँ पे आंसर होगा इसका साइबर क्राइम, तो आपके वनडे एग्जाम में आ सकता है। देन आपका सेकंड है, इसमें इंडिया पार्ट नहीं है इसका, इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी। देन सेकंड आता है आपका इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, आपका IGF, जिसमें आपके स्टेक होल्डर, आपके गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर सब आके मिलके इस पर डिस्कशन करते हैं। देन आपका थर्ड आता है आपका UNGA, फोर्थ आपका आता है OEWG, आपका ओपन एंड वर्किंग ग्रुप, जो कि रशिया का है रेजोल्यूशन। देन आपका लास्ट आता है आपका GG क्या आपका ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट एक्सपर्ट, जो आपने USA ने दे रखा है। इंडिया इनिशिएटिव की बात करें तो इंडिया ने अपने लेवल पे क्या कर रखा है, तो इंडिया ने अपना नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2020 में लॉन्च करा था, जिसके अंदर बात करी गई थी साइबर अवेयरनेस की और आपके मोस्ट स्ट्रिंजेंट ऑडिट्स के बारे में बात करी गई थी, कि हम कहीं ना कहीं आपका ऑडिटर है वो ध्यान रखे चीज़ों का, लुक मोर केयरफुली एट द सिक्योरिटी फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
देन आपका NCIIPC था, ये आपका ना मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक, आप मेंस में आंसर राइटिंग में इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपका सेकंड हो जाता है NCIIPC, जो इस एक्ट के थ्रू बनाया था, जो भी एक नोडल एजेंसी फॉर प्रोटेक्शन रेजिलियंस ऑफ आपका क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंट्रैक्शन। देन आपका थर्ड हो जाता है I4C क्या है आपका इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसके अंदर 2020 को सेटअप करा गया था फॉर ऑल टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, उनको मैं आपका कोऑर्डिनेट और हैंडल करने के लिए। देन लास्ट आपका होता है साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, ये आपका 2018 में लॉन्च करा गया था, जिसके अंदर बात करी गई थी अवेयरनेस फैलाने के अबाउट द साइबर क्राइम एंड बिल्डिंग कैपेसिटी फॉर, मतलब वो ये सारे साइबर क्राइम से रिलेटेड इनिशिएटिव है, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो काफ़ी सारे आपका इसमें बैंकिंग है, नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी है, फूड एग्रीकल्चर है, इमरजेंसी सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, हेल्थ सर्विसेज है, वाटर है, एनर्जी है, ये सब सेक्टर है इनसे रिलेटेड आपके साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। थोड़ा सा आप ये देख सकते हैं इसमें कि आजकल साइबर सिक्योरिटी की फ्यूचर है, आगे आगे काफ़ी इसकी डिमांड बढ़ने वाली है, आगे जॉब की भी इसकी रिलेटेड वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 11% ऑफ द साइबर सिक्योरिटी वर्कफोर्स आपका वुमेन है, और आपका 1 ट्रिलियन इन्फोसेक आपका स्पेंड कर चुका है 2021 तक। तो ये हमारा लास्ट आर्टिकल था। तो उम्मीद करता हूँ आपका आज का डिस्कशन अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, ताकि हम आपके लिए और वीडियो ऐसी लेके आएँ।